So welcome guys, we are at our block 2 of Pathankot, राइडिंग टू अमृतसर। आज हम अमृतसर का ट्रैवल करेंगे। सुबह 7 बजे की ट्रेन वैसे तो हमने IRCTC से बुक करके रखी है। अब देखते हैं हम 7 बजे पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं और 10 किलोमीटर के आसपास हमारा शायद रेलवे स्टेशन हो सकता है। 10 किलोमीटर तो नहीं होगा, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर तो हो सकता है। 4 से 5 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे। देखते हैं हम गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, उसके हिसाब से हमें 7 बजे ऑन टाइम, क्योंकि ट्रेन लेट नहीं होती है, ऑन टाइम हमें वहाँ पर ट्रेन पकड़ के अमृतसर चढ़ना है। वहाँ पर 3 से 4 स्पॉट हैं, हम वो कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। रहिए मेरे साथ। लेट्स ट्रैवल टू पठानकोट ब्लॉक 2, स्टे विद मी। ओके, हाँ, बस स्टैंड पे हमने गाड़ी पार्क करके रख दी है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी है हमारे पास। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्दी पहुँच जाए, देखते हैं। चलो, लेट्स सी यू इन द ट्रेन इफ वी गेट द ट्रेन। तो काफ़ी भाग दौड़ के बाद हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। वैसे तो हम 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। दौड़ के आज दौड़ते आए थे हम 10 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ट्रेन लगी थी, आपको ट्रेन दिखाता हूँ। सो गाइस, ट्रेन पकड़ ली है, आपको ट्रेन दिखाता हूँ। अब ये ट्रेन 7 बजे निकलेगी, एग्जैक्ट 7 बजे, और हम 6:50 तक पहुंच चुके थे। और हमारी जर्नी अमृतसर को हम 7 बजे से चालू करके 9 बजे तक ख़त्म करेंगे, बस ट्रेन की। पर अगला सफ़र तो बाकी है मेरे दोस्त। स्टे विद मी एंड विल फाइंड समथिंग न्यू इन अमृतसर। विल टेल यू सून। सो गाइस, अराइव्ड एट अमृतसर पे हम आ चुके हैं। लगभग 9:20 के आसपास हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे का प्लान क्या है। वैसे तो हमारा फर्स्ट प्लान तो गोल्डन टेम्पल का ही रहा है। देखते हैं, गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं। हो सका तो उसके आगे जलियांवाला बाग भी है, वो भी देखेंगे। देखते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं है, इधर आके देखेंगे। चलो भाई, रहो साथ में, रहो, देखते हैं। ओ भाई यार, मैं ऑटो से जस्ट उतरा, मैं उसे पेमेंट कर रहा था, ऑटो वाले भैया को पेमेंट कर रहा था, और तभी ही ये मुझे हाथ में दे दिया। मैं बोला चलो सेवा है तो दे दिए होंगे, पर यार मैंने हाथ में पकड़ा, उसने हाथ से मेरे छीन लिया मतलब ले लिया और बांध भी दिया। चलो बांध दिया तो बांध दिया। मैं बोला सेवा होगा, गुरुद्वारे की सेवा होगा। देख रहे हो, मुझे लगा कि अब गोल्डन टेम्पल के पास आ गया तो शायद इनके जो भी फॉलोअर्स होंगे वो ऐसे करते होंगे, ताकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो कुछ हमें दे सकें। भाई बंदा 80 रुपये मांग रहा है यार, बंदा 80 रुपये मांग रहा है। यार मुझे समझ नहीं आया कि यार मैं बेवकूफ़ बना या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि यार मेरे पास ना समय था ना कुछ था, और ये इन सब के इस पे बांध दिया। मतलब 20 रुपये बांधने के लिए उसने। हाँ, वैसे तो आई एम नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर, आई डोंट नो what is the teaching of Guru Nanak, but I know that he rejected Vedas. Fine, he rejected Vedas, but what is his philosophy, I don't know. But according to many my Sikh fellows, they tell that कि जो सिख लोग हैं उनमें भी जातिवाद होता है, और अगर उनमें जातिवाद होता है, अगर उनकी फिलॉसफी ऐसी है कि वो जातिवादी है, सो आई एम नॉट ए ब्लाइंड फॉलोअर। मैं इसे निकालना पसंद करूँगा, क्योंकि आप देखिए, उन्होंने एक तर्क दिया कि जो सिख के 10 गुरु थे उसमें एक भी ऐसा गुरु नहीं था जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था।
अब इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता, बट आप देखिए कि गुरुद्वारा जो है वो दो अलग अलग जो सिख लोग हैं वो दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, और उन सब के अलग अलग अपने गुरुद्वारे भी होते हैं। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यस, सो मजहबी सिख होते हैं, वो लोअर कास्ट टाइगर सिख होते हैं और उनके अलग गुरुद्वारा होते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ब्लॉग बना रहा हूँ और अगर मैं ये पहनूं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इंसल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप सोचो, आप तर्क लगाओ, और हम क्या कर रहे हैं, किसी ने पहना दिया, हमने पहन लिया। क्यों? जस्ट कि हम किसी की रिस्पेक्ट कर सकें। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पहनूं कि रहने दूं। मैंने ले तो लिया हूँ, पैसे से लिया हूँ, पर मेरी एक सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है। सो अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ देख ना लूँ, मैं कुछ समझ ना लूँ, मैं कुछ जान ना लूँ, मैं इसे पहन नहीं सकता। तो फ़िलहाल के लिए मैंने तो इसे उतार के रखा हूँ, बट आगे देखेंगे अगर मुझे कुछ पता चला तो इसे डबल पहनने की हिम्मत मैं रखता हूँ। अगर आप भी रखना चाहते हो और आप भी समझना चाहते हो तो आपको भी पढ़ना होगा, आपको भी जानना होगा, आपको भी समझना होगा कि इतिहास क्या है। स्टे विथ मी। हम जाएंगे अभी गोल्डन टेम्पल। यहाँ पर बाजू में एक म्यूज़ियम भी दिखा, हम म्यूज़ियम भी विज़िट करेंगे, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या रखा है। बट पहले हम जलियांवाला बाग जाएंगे, बाद में हम गोल्डन टेम्पल, और बाद में हम ये म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। स्टे ट्यून विथ मी एंड फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। तो बाबा साहब की मूर्ति के सामने और एक स्टैचू था, ये वाला स्टैचू है। ये स्टैचू किसका है? ये देखिए, महाराज रणजीत सिंह का ये पुतला है, ये स्टैचू है। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये 18th सेंचुरी की बात है। ज़रूर कोई वॉरियर होंगे। देखते हैं हम। हमारा स्पॉट तो जलियांवाला बाग है। ये जलियांवाला बाग का एंट्री गेट है। जलियांवाला बाग में एंट्री कर चुके हैं। जलियांवाला बाग के अंदर हम आ चुके हैं। बगीचा तो सुंदर है, मेंटेन भी लग रहा है। अब देखते हैं कि मेन स्पॉट कहाँ पर है। ये शायद म्यूज़ियम है, गैलरी। यहाँ पर गैलरी लिखा है। यहाँ पर शायद कुछ एविडेंसेस रखे होंगे, आई डोंट नो। हम अंदर जाएंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल हम पहले बाग बगीचा घूम लेते हैं। तो अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक बोर्ड मिलता है जो कहता है कि बुलेट वॉज फायर्ड एट द पीपल फ्रॉम हियर। सो यहाँ से ही लोगों पर बंदूकें, गोलियाँ चलाई गई थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि बुलेट का हाफ पोर्शन हो सकता है। हाँ, सो यहाँ पर पूरा बगीचा है। आगे देखते हैं। मुझे लगता है वो आगे का जो लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पिलर बनाते हैं वो पिलर है शायद वो। लेट्स सी। अभी तो हम चल ही रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं उसके पास।
मैं वो कुआं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर लोग खुद को बचाने के लिए कूद रहे थे, भाग रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि शायद वही होगा, बट देखता हूँ यहाँ पर और बहुत बड़ा एरिया है। देखते हैं कि वो कुआं कहाँ पर है। वैसे तो मुझे कहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ना कुछ यहाँ पर कुछ लिखा है। यहाँ पर बुलेट मार्क्स दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो मार्किंग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ही बुलेट शॉट किए थे और लिखा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो उन पर बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर के ऑर्डर से फायरिंग की गई। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 36 बुलेट के निशान आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं आगे हमें वो वेल मिलती है या नहीं। सो सेम एज दैट कि ये भी एक दीवार है जो ये बताती है, ये एविडेंस, ये प्रूफ करती है कि फायरिंग हुई थी। और यहाँ पर 28 मार्क्स है ऐसे, और फायरिंग वहाँ से हुई थी, वहाँ से फायरिंग की गई थी। और यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हैं। पर फिर भी मैं वो वेल ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पर लोग खुद को बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। तो हम अभी सैल्वेशन ग्राउंड पे हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। टेक द प्लेज ऑन योर ओन लाइफ दैट यू विल रिमूव स्लेवरी फ्रॉम हिंदुस्तान। अब बताओ भाई, गुलामी हटाओगे आप? ब्राह्मणवाद की गुलामी से हटोगे आप? है हिम्मत आप में? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। अब आप कोशिश करना चाहते हो या बस ब्राह्मणवाद में जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सो भाइयों, सो गाइस, हमें वो वेल की लोकेशन मिल गई है। हम जा रहे हैं वहीं पे, देखते हैं वो लोकेशन करेक्ट है या नहीं, क्योंकि वो एक ही स्पॉट बचा है। बाकी तो वो गैलरी थी और ये एक स्पॉट बचा है, तो शायद मुझे लगता है कि वही वेल होगी। देखते हैं, लेट्स सी। सो हम वहीं पे जा रहे हैं। वो है शायद, लग तो नहीं रहा, नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका जो सर्कुलर। सो हम वो लोकेशन पे आ गए हैं, वो कुएं के पास, जिसका नाम है शहीदी वेल। और यही है वो शहीदी वेल, जिसके आउटर में ग्लासेस लगा के रखे हैं। पर मैं आपको अंदर का पोर्शन दिखाता हूँ। यही है वो कुआं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यही है। जलियांवाला बाग हो चुका है। अभी हम एग्ज़िट गेट पे हैं और यहाँ से हम अब गोल्डन टेम्पल की ओर जाते हैं। गोल्डन टेम्पल की ओर चलने के बाद हम आपको दिखाते हैं वो कैसे दिखता है। ये गोल्डन टेम्पल, ये बाहर से है गोल्डन टेम्पल। देखते हैं अभी अंदर कितना टाइम लगता है। गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने से पहले आपको सर पे ये कपड़ा बांधना ही होता है, और ये रेस्ट्रिक्शंस है यार। अगर आप गुरुद्वारा या फिर कहीं भी विजिट कर रहे हो, इट्स योर चॉइस नो कि आप क्या पहनना चाहते हो क्या नहीं। बट उनका कहना है कि आप सर पे कपड़ा बांधो और तभी एंट्री करो। ये कहीं ना कहीं मुझे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, और रेस्ट्रिक्शंस लीड्स टू ब्लाइंड फेथ एंड ब्लाइंड बिलीफ। हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में। मैं दिखाता हूँ आपको गोल्डन टेम्पल। देखो इसका परिसर।
तो ये है मेन गोल्डन टेम्पल जो पानी के बीचों बीच है। बैक व्यू है गोल्डन टेम्पल का, बैक व्यू। मेरा लंगर में खाना हो गया। मुझे उनका तरीका पसंद तो नहीं आया। वो ऐसे दे रहे थे जैसे, मुझे वो अनटचेबिलिटी वाली फील आई, मुझे पता नहीं क्यों। तो अब मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया, सो हम जैसे शादी में या फिर कोई अन्य जगह पे या फिर कोई मेले में जो जब लंगर मिलता है तो वो ऐसे नहीं करते, वो हाथ से दे देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे भी लगा वैसे ही होगा कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि हाथ आगे करो, ठीक है। हाथ आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ आगे कर लिया। उनकी पोजीशन भी वही कि प्रसाद टाइप नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो सारे लोग रोटियां ऊपर से दे रहे थे, जैसे कोई भीख हो, मुझे पता नहीं, या फिर वो अछूत वाली भावना कि मुझे छूना नहीं है, इन्हें दूर से ही जो कुछ देना है दे दो। उधर पानी से लेके सब कुछ, सब मतलब ऐसा लग रहा था कि अछूत वाली फीलिंग थी। चलो पानी का तो ठीक है, लेकिन आप जब रोटी लेते हो तो ऐसे लगता है कि आप भीख ले रहे हो। और मेरा जो एक भाई है वो कह रहा है कि ये आपको आपकी औकात दिखाने के लिए है। यार भाई, अगर ये आपको आपकी औकात दिखाने के लिए है तो फिर इस सेवा का अर्थ क्या है? आप सेवा क्यों कर रहे हो कि लोगों को ये पता चले कि वो चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हुए हो या कितने ही गरीब क्यों ना हुए हो, वो लोग भिखारी हैं या भीख मांगने के लिए है या भीख मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आते समय गोल्डन टेम्पल से वापस आते समय मैंने एक लेडी को रोते हुए देखा। मैं नहीं पूछ सका उससे, मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने पूछा भी, मैंने धीरे से आवाज़ भी दी, लेकिन शायद मैं उसके पास बैठ नहीं पाया। बहुत सारे बैरियर्स थे, मुझे नहीं पता कि मैं खुद को उनके सामने क्यों नहीं इजहार कर पाया, क्यों ना पूछ पाया उनसे। नहीं है मेरे में उतनी ताकत, लेकिन मुझे एक बात समझ आई कि अगर वो भी भीख मांग रही है, किसी से भी, गुरु नानक से भीख मांग रही है या फिर जो भी वाहे गुरु है उनसे भीख मांग रही है, तो क्या वो वाहे गुरु इसकी भीख स्वीकार करेंगे या भीख में उसकी इच्छाएं पूरी करने की, या भीख में उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि आप रो रहे हो, हंस रहे हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हो। मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन उसे उसके रोने का कारण उसको पता है, और उसका सॉल्यूशन भी वो खुद ही निकाल सकती है। वाहे गुरु, अल्लाह, जीसस या अन्य देवी देवताओं, उनके सामने हाथ जोड़ने से, सिर्फ बैठ जाने से, रो लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यू हैव टू टेक द स्टेप and go forward and fight with your own problem and find out the solution. देखिए, मैं ना कोई फिलोसोफर हूँ, पर मैं इतना समझता हूँ कि किसी के सामने भीख मांगने से या रोने से आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। आपको पैसा भीख में मिल जाएगा, आपको खाना भीख में मिल जाएगा, लेकिन आपकी एक इच्छा वो सिर्फ वो भीख से नहीं मिल सकती, वो आपको खुद पूरी करनी होगी, उसका साहस आपको खुद उठाना पड़ेगा। एंड हियर द डिफरेंस, यही तो है डिफरेंस बुद्धिज़्म में और बाकी सारे अन्य धर्मों में। बुद्धिज़्म का यही तो कहना है कि आप किसी को दान दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे आपका कोई हेतु हो, या आप हेतु के लिए कर रहे हो, या फिर इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे कुछ लाभ हो जाए,
तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ नथिंग देन वर्थलेस, इट इज़ वर्थलेस एंड दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी ब्रो। आपको अगर किसी को दान देना है, जैसे आप लंगर में दे रहे हो, तो आपकी वो स्वेच्छा है। आप किसी कारणवश या हेतुवश ये काम कर रहे हो तो उसका लाभ कुछ नहीं होगा, बस आपको संतुष्टि मिलेगी। पर हियर लंगर में अगर आप ऐसे अनटचेबिलिटी टाइप अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हो, इट इज़ इनह्यूमन नो यार। भाई सामने वाला बंदा इंसान है, वो चाहे भिखारी हो या चाहे अमीर, अगर आप उसको हाथ में रोटी दे सकते हो तो आपको दूर से डालने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सी बात ये है। तो गोल्डन टेम्पल से हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्टीशन म्यूज़ियम की तरफ, और फिर हम देखेंगे बाघा बॉर्डर और कुछ टेम्पल्स है, हम वो विज़िट करेंगे। अगर टाइम मिला तो हम वो टेम्पल्स विज़िट करेंगे या फिर हम डायरेक्ट बाघा बॉर्डर जाएंगे। सो म्यूज़ियम में तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से बता सकता हूँ कि जो पार्टीशन म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम ये बताता है और कुछ सबूत देता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स रखता है कि व्हाट हैपन एट दैट टाइम। पार्टीशन म्यूज़ियम ये आपको बताता है कि कौन से एक्ट्स अंग्रेज़ों ने लाए थे, उनके खिलाफ़ कौन से आंदोलन हुए, और उसमें पार्टीशन होने के बाद लोग कहाँ पर और उन्होंने क्या तकलीफ़ें फेस की। तो अब हमें ऑटो वाले भैया आप लेके जाएंगे पहले वैष्णो देवी और फिर हम जाएंगे बाघा बॉर्डर, ठीक है। हाँ भैया जी हाय कर दिए भैया जी ने। अंदर भी ब्लॉग बना के आना, पीछे भी मारो कैमरा, थोड़ा सारा शूट करो पीछे भी। तो हम वैष्णो देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं। देखते हैं, प्राचीन मंदिर बोल रहे हैं, देखते हैं कि आखिर में ये प्राचीन है या नहीं है। ये है वैष्णो देवी, देखते हैं कौन सी गुफाएं है। तो यहाँ पर ऐसे कोई प्राचीन मंदिर तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई प्राचीन मूर्ति नहीं दिख रही है। ये सारे हिंदू मंदिर में सब कुछ ढका होता है, उसका रीज़न मुझे आज तक नहीं पता चला। ये सब पता तो है लेकिन जस्ट असम्पशन है। चला वर्ती चला पर गुफाएं हैं, गुफाएं में जाने का रास्ता यहाँ से है। यहाँ ऊपर गुफाएं है, हाँ गुफाएं है, ऊपर है गुफाएं। वैसे तो अक्सर नीचे होती है, देखते हैं ऊपर कौन सी गुफाएं है। ये है वो गुफा। मूर्तियाँ तो आधुनिक है, गुफा प्राचीन दिख रही है। क्या है गुफा के अंदर, हम देखते हैं अभी अंदर की गुफा है क्या है। ये तो छोटी सी गुफा है, यहाँ मैं चढ़ते ही जा रहा हूँ। ये देखो, अब ये बुद्ध है, ये बुद्ध है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी की सारी बुद्ध, यहाँ पर भी बुद्ध, ये भी महात्मा बुद्ध। अब एक ही जगह पर दो अलग अलग विचारधारा के लोग कैसे रह रहे हैं। ये जो है ये पूरी गुफाएं है, ये पूरी गुफाएं हैं।
ये सारी गुफाएं हैं, गुफाएं के अंदर इन्होंने चित्रण किया है और तो बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। और हम ये एग्जिट की तरफ जाते हुए हम अब एग्जिट करेंगे। ये तो बुद्ध है, ये भी अभी की ही मूर्ति लग रही है मुझे, कोई प्राचीन मूर्ति तो मुझे अब तक दिखी नहीं। प्राचीन मूर्ति अब तक मुझे कोई दिखी नहीं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिवलिंग है, जो मैंने कल बात की थी नेपाल की शिवलिंग पर कलाकृति बनी रहती है, वो कलाकृति यहाँ पर दिखने मिलेगी, लेकिन ये अभी अभी बनाई हुई है। ये आपका ये देख सकते हैं आप, इसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, ये सब अभी अभी बनाए हुए हैं। ये कोई प्राचीन कला मुझे दिख नहीं रही है। मैं आपको कलाकृति मैं आपको बताता हूँ, अभी शिवलिंग के ऊपर कलाकृति, और वो बुद्ध की कलाकृति कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कलाकृति है। ये घुंघराले बाल दिख रहे हैं? किसके होते हैं घुंघराले बाल, बताइए आप। ये एक प्राचीन गुफा लग रही है, ये लग रही है कुछ प्राचीन गुफा। पिक्चर का मोहब्बत पिक्चर का लाल सिंह केटा गदर पिक्चर का तो बोलते हैं खालसा कॉलेज। ये है भाई खालसा कॉलेज। ऑटो वाले भैया ने तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता ही दी होगी। ये देखिए, सो हम इंडिया गेट पे आ चुके हैं। ये इंडिया गेट आपने दिल्ली का सुना होगा, पर ये अमृतसर का है। पर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये इंडिया गेट उस शहीद अटारी के नाम पर बनाया गया है, जिसने पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का ज़्यादा हिस्सा पंजाब की तरफ आने नहीं दिया और अटारी बॉर्डर पे ही रोक दिया। उसके शहीद होने पर ये सब बनाया हुआ है। ये देखो व्यू, ये इंडिया गेट है। सरदार शाम सिंह अटारी वाला, पढ़िए। इसके नाम पर ही ये इंडिया गेट खड़ा किया गया है। जनरल शाम सिंह अटारीवाला was always pledged himself to the country, sacrifice, prosperity beside being good strategist and statesman among other Sikh general and warrior of his time. He always considered himself a humble servant of the Guru, whereas he was very brave and courageous. He was also very just philanthropist, kind-hearted, donor and God-fearing. He preferred death over the slavery of foreigners. He sacrificed his personal and worldly pleasure for the freedom of country to maintain glory of country that he took the battle against the British government in his old age and sacrificed his life on 10th February 1846 at village Sabargaon near Satluj River. A prominent poet Shah Mohammad says. Sardar Sham Singh Atariwala donned the sword, abandoned all his relation and took upon himself to sacrifice, and the Sikh attacked the English army and crushed like a lemon. तो भाई साहब हम आ गए हैं वाघा बॉर्डर पे।
यहाँ पर शायद अभी परेड होगी, 4 बजे की परेड है। सीट मिले या ना मिले, परेड ज़रूर देख के जाएंगे। यहाँ अमृतसर में कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्डन टेम्पल और ये वाघा बॉर्डर। मुझे लगता भी नहीं कि अगर गोल्डन टेम्पल ना होता तो लोग वाघा बॉर्डर के लिए इतनी दूर आते। बट पब्लिक की भीड़ आपको जो भी दिखेगी वो गोल्डन टेम्पल की तरफ ही दिखेगी। अब चलते हैं। वैसे सुबह से तो हमको बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। 10 रुपए का दोनों गालों पे 10, टोपी 50 का दो। यहाँ पर तिरंगा बनाया 10 रुपये। अब देखते हैं परेड में क्या होता है। ये एंट्री गेट है। देखते हैं भाई अभी कहाँ तक जा रहे हैं हम। इससे ज़्यादा दूर नहीं है, हमें वहाँ पर हमारी पोजीशन लेना है, बैठना है और हमें जस्ट एंजॉय करना है। वैसे मैंने इसके पहले एनडीए की पासिंग आउट सेरेमनी देखा था, वो सही थी। अब अभी ये देखता हूँ यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ मैंने जितना सुना है पाकिस्तान के और इंडियन दोनों ही मिलिट्री के लोग परेड करते हैं। अब क्या कितना सच है वो तो मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो देखते हैं। गेट, लंबी सी कतार, गाना वगैरह तो सब चालू है। अब देखते हैं अंदर का शो कितना अच्छा है, क्योंकि दोनों ही फ्लैग आप देख सकते हो, इंडियन पाकिस्तान फ्लैग। भाई ये सीन 2 nations, 1 border, 2 divisions, same people, but still divided. ये सीन, ये लो माहौल। कोऑर्डिनेशन आहे दोघांचं पण.
विशेष योगदान है। मलयाली तुमको कुमारी एवं मलयाली बाला यादव। बन के पहचान खड़े हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े हम भारत के